हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जियोग्राफी और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे विभिन्न माध्यमों के द्वारा, यानी कि जो भी माध्यम है जैसे जल हो गया, हिमानी हो गया, हवा हो गया, ग्लेशियर हो गया, इन माध्यमों से जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं उन स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग नदियों के द्वारा निर्मित भूआकृतियों के बारे में पढ़ लिए थे, यानी ये पहला वाला आपका कंप्लीट हो गया। फ्लूवियल जो है ये कंप्लीट हो गया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कास्ट के द्वारा निर्मित भूआकृतियाँ। कास्ट का मतलब चूना पत्थर के जहाँ मैदान होते हैं, जिन मैदानों में, जिन भूमि में, ज़मीन में चूना पत्थर पाया जाता है, वहाँ ज़मीन में जो है कि जल निरंतर नीचे जाता रहता है, रिसता रहता है, सोखता रहता है, और उस कारण भी कई प्रकार की आकृतियाँ ज़मीन के अंदर निर्मित होती हैं। उसी को हम लोग कास्ट भूआकृतियाँ कहते हैं। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। कास्ट भूआकृतियाँ, चूना पत्थर के क्षेत्रों में जल द्वारा बनी भूआकृतियाँ। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ एक ही चीज़ है, चाहे कास्ट द्वारा कहिए या भूमिगत जल कहिए। पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे भूपटल के चट्टानों के छिद्रों एवं दरारों में संचित जल को भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल प्रत्येक स्थान पर एक समान मात्रा में नहीं होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर, मान लीजिए ये ज़मीन है और इसमें कई प्रकार के छिद्र होते हैं ऐसे ऐसे, तो उनके द्वारा जो जल है वो नीचे जाता रहता है और वहाँ पे संचित हो जाता है, और वो जल अंदर जाके अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है। उन्हीं आकृतियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। भूमिगत जल द्वारा रासायनिक अपक्षय मैंने बताया था, चट्टानों का एक ही जगह पे टूट जाना। तो जब रासायनिक अपक्षय होता है भूमिगत जल द्वारा, यानी कि भूमि के अंदर जब टूटन फूटन होता है, तो किसके कारण होता है? उसमें मुख्यतः कार्बोनीकरण की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। चूने के पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ की चट्टानों में, जहाँ की भूमि में चूने पत्थर पाए जाते हैं, वहाँ के क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा सतह के नीचे व ऊपर घुलन प्रक्रिया द्वारा स्थल रूपों का निर्माण होता है। यानी कि जो ज़मीन है वो हल्का फुल्का घुलने लगती है और अनेक प्रकार के गड्ढों का, छिद्रों का निर्माण होता है। इस तरह के निर्मित स्थल रूपों को कास्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर, अभी मैं चित्र दिखा रहा हूँ तब समझ जाएंगे। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर भूमिगत जल द्वारा निर्मित कास्ट स्थलाकृतियों देखने को मिलती हैं। इसी तरह भारत में अगर बात करें तो बिहार के गुप्तधाम कंदरा में भी ऐसी आकृतियाँ निर्मित हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित अधिकांश स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं, जो निम्न हैं। सबसे पहले लेपीज की बात करते हैं। ये कास्ट द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। घुलन की क्रिया द्वारा सतह का ऊपरी भाग जब अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो जाता है और शिखरकाएँ पतली हो जाती हैं, तो उस क्षेत्र में अनियमित पतले व नुकीले कटक बन जाते हैं, जो एक दूसरे से विदर यानी दरार द्वारा अलग रहते हैं। इनको लैपीज कहते हैं। अब ये देखिए, ये चूने पत्थर वाले क्षेत्र में बनती हैं, ये लैपीज है। अब देखिए, यहाँ पे बारिश हुई या मान लीजिए पानी आया कहीं से भी, तो पानी कई जगहों छिद्रों के माध्यम से अंदर घुस गया और वहाँ की जो ज़मीन थी वो अंदर टूटकर चली गई, तो वहाँ गड्ढा बन गया। आप देखिए, और ये नुकीले पतले कटक बन गए। ये जो ऐसे हैं इन्हीं को कटक बोलते हैं। ये छोटे छोटे जो पहाड़ हैं इनको कटक बोलते हैं। चूना पत्थर के क्षेत्रों में घुलन की क्रिया द्वारा सतह का, यानी कि कुछ भाग घुल के अंदर चला गया और कुछ भाग बचा रह गया, यानी जो मजबूत है वो बचा रह गया और कुछ भाग नीचे चला गया, तो लैपीज का निर्माण हो गया। लैपीज को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लैंड में इसे क्लिंट कहते हैं, जर्मनी में इसे कैरेन कहते हैं, सर्बिया में बोगास कहते हैं, तथा डाल्मेशियन क्षेत्र में लैपीज कहते हैं। तो ये एक हो गया चूना पत्थर के क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, यानी भूमिगत जल का मतलब जो जल अंदर की ओर जा रहा है।
अब दूसरा जो है सिंक होल, घोल रंध्र की बात करते हैं। चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में घुलन की क्रिया के द्वारा जब सतह पर अनेक अनेक छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण हो जाता है तो उसे घोल रंध्र कहते हैं। आकार की विशेषता के आधार पर ये कई नामों से जाना जाता है। तो घोल रंध्र भी ऐसे ही निर्मित होता है, बस घोल रंध्र में छिद्र होता है, यानी रंध्र का मतलब छिद्र। अब ये जो है इसमें देखिए, इसमें जो कटक हैं इसको एक प्रकार से लैपिस बोला जाता है, लेकिन अगर यहीं पे अगर आप देखेंगे कुछ छिद्र होंगे, कटकों का निर्माण नहीं हो रहा, सिर्फ छिद्रों का ही निर्माण होता है, तो उसे हम लोग घोल रंध्र या सिंक होल बोलते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई चूना पत्थर का प्रदेश है और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे सिंक होल बन जाएं, गड्ढे बन जाएं, इन्हीं गड्ढों के माध्यम से पानी अंदर की ओर ज़मीन में जा रहा है, तो इसको घोल रंध्र बोलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, सब समझने वाली। यहाँ पे आप देखिए ये एक सिंक होल है, गड्ढा है, यानी यहाँ से पानी अंदर की तरफ चला गया है तो ये सिंक होल हो गया। ये देखिए ये भी एक सिंक होल ही था, गड्ढा ही था, लेकिन अब ये थोड़ा ढह गया है, यानी टूट गया है, तो इससे कोलैप्स सिंक होल बन गया है। और ये देखिए नीचे केव यानी गुफा का निर्माण हो गया है। ये सब नदियों के द्वारा निर्मित आकृतियाँ हैं। अब इसी में कुछ और नाम आते हैं, जैसे विलयन रंध्र क्या है, तो ये घोल रंध्र का ही एक प्रकार होता है, यानी जब गड्ढा जो है, छिद्र जो है वो थोड़ा गहरा हो जाए तो गहरे घोल रंध्र को ही विलयन रंध्र कहते हैं। डोलाइन ये विस्तृत आकार वाले घोल रंध्र होते हैं, यानी जब छिद्र जो है वो काफ़ी चौड़ा हो जाए, विस्तृत हो जाए, ऐसे बड़ा गड्ढा हो जाए तो उसको डोलाइन बोलते हैं। इवाला डोलाइन के समूहों के द्वारा निर्मित बड़ा गर्त, यानी इवाला जो है ये डोलाइन से भी बड़ा होता है। तो आप इस तरह से मान सकते हैं कई घोल रंध्र मिलकर के एक डोलाइन का निर्माण करते हैं और कई डोलाइन मिलकर के एक इवाला का निर्माण करते हैं। अब पोलिजे क्या है? इवाला से अधिक विस्तृत गर्त को पोलिजे कहते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा पोलजे ल्यूनोपोल्जे है। तो ये सब एक ही चीज़ है, बस आकार के आधार पर नाम अलग अलग है। ठीक है। अब विलयन रंध्र थोड़ा सा गहरा होता ये भी घोल रंध्र ही है, और घोल रंध्र थोड़ा सा अगर चौड़ा हो रहा है तो उसको डोलाइन कहते हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया तो उसको इवाला कहते हैं, और ज़्यादा चौड़ा हो गया यानी विस्तृत गर्त हो गया, एक गड्ढा को गहरा गड्ढा बन गया तो उसको पोलिजे बोलते हैं। है एक ही चीज़। अब अंधी घाटी ब्लाइंड वैली क्या होता है ये देख लेते हैं। कास्ट प्रदेशों में जब नदियों का जल विलयन रंध्रों के सहारे नीचे की ओर रिसता है तब नदियाँ इसमें विलीन हो जाती हैं एवं अंदर ही अंदर प्रवाहित होती हैं, ये समुद्र में मिल जाती हैं। फलता आगे की घाटियाँ शुष्क हो जाती हैं, उसे अंधी घाटी कहते हैं। सीधी सी बात है। मैंने बताया, मान लीजिए मैं भी आपको ये बना के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई प्रदेश है चूना पत्थर का कोई प्रदेश है, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। और इस पे मान लीजिए कोई नदी बहते हुए आ रही है, कोई नदी जो है बहते हुए ऊपर से आ रही है। अब ये नदी मान लीजिए यहाँ पे रंध्र का निर्माण करती है, यानी घोल रंध्र का निर्माण करती है, और यहाँ से पानी नीचे की ओर चला गया। तो जब पानी नीचे की ओर चला गया तो ये नीचे ही नीचे काटती हुई नदियाँ, यानी कि पत्थरों चट्टानों को काटती हुई नीचे नीचे बह करके और फिर यहाँ समुद्र में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो ऊपर की घाटी हो गई ये शुष्क हो गई, सूखी हो गई। ये जो घाटी है सूखी रह गई क्योंकि पानी नीचे से जा रहा। तो शुष्क घाटी ये जो बन गई इसे ही हम लोग कहते हैं अंधी घाटी। वही चीज़ लिखा है, एक बार इसको आप फिर सब चाहें तो पढ़ सकते हैं। कास्ट प्रदेशों में जब नदियों का जल विलयन रंध्रों के सहारे नीचे की ओर रिसता है तब नदियाँ उसमें विलीन हो जाती हैं एवं अंदर ही अंदर प्रवाहित होते हुए समुद्र में मिल जाती हैं। फलतः आगे की घाटियाँ शुष्क हो जाती हैं, उसे ही अंधी घाटी कहते हैं।
कास्ट प्रदेश क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बार बार हम पढ़ रहे हैं कि कास्ट निर्मित स्थलाकृतियाँ, कास्ट के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो कास्ट प्रदेश का तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से है जिसका निर्माण या विकास घुलनशील चूना प्रधान शैलों से होता है। यानी एक ऐसी ज़मीन या भूमि जहाँ पे चूना पत्थर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, चूना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और चूना क्या होता है, गल जाता है और फिर उसमें छेद हो जाते हैं उस ज़मीन में। तो ऐसे प्रदेशों को कास्ट प्रदेश कहते हैं। यानी ऐसे प्रदेश जहाँ की मिट्टी का, जहाँ के क्षेत्र का निर्माण घुलनशील चूना से हुआ, चूना की शैलों यानी चूना पत्थरों से हुआ है। इसमें लगभग सभी आकार के अनेक छिद्र पाए जाते हैं। कास्ट प्रदेशों का नामकरण यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश के आधार पर हुआ था, जहां ऐसे स्थल रूप बहुतायत में पाए जाते हैं। तो यूगोस्लाविया एक देश है, वहाँ पे एड्रियाटिक सागर के तट पर ऐसे बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रदेश पाए जाते हैं। भारत में मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, देहरादून, पूर्वी हिमालय, बस्तर जिला छत्तीसगढ़, रोहतास पठार बिहार, यहाँ भी आसपास के क्षेत्रों में कास्ट प्रदेश पाए जाते हैं। तो कास्ट प्रदेश बेसिकली वो प्रदेश होते हैं जो चूना पत्थर के द्वारा निर्मित होते हैं और जहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। अब गुफा या कंदरा देखते हैं, केव्स या कैवर्न। ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर होते हैं, वहाँ पानी दरारों व संधियों से रिसकर शैल संस्तरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता रहता है। इसी तल संस्तरण के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे एवं तंग विस्तृत स्थान बनते हैं, जिन्हें कंदराएँ कहते हैं। अभी आप पढ़िए, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। कंदराओं का निर्माण चूना पत्थर की चट्टानों के अलावा अन्य चट्टानों में भी होता है, जैसे लावा कंदरा, तट के समीप सागरीय लहरों द्वारा निर्मित कंदराएँ आदि। कंदराओं में चूना युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण होता है। इसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना स्टेलेग्माइट कहते हैं। तो ये दो याद रखिएगा, ये उल्टे सीधे हैं, यानी एक उल्टा होता है दूसरा सीधा होता है। अभी आप समझ जाएंगे चित्र जब दिखाऊंगा। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये गुफा कंदराओं में, यानी कि जब ज़मीन के अंदर एक गुफा का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए ज़मीन के अंदर पानी रिसते हुए चला गया, अब वो अंदर ही अंदर क्या ज़मीन को, अंदर की चट्टानों को काटता रहेगा। पानी अंदर बहने लगा ज़मीन के, तो चट्टानों को काटता रहेगा और धीरे धीरे एक गुफा का निर्माण हो जाएगा। उसी को कंदरा कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए, अब इससे आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। मान लीजिए यहाँ से पानी बहता हुआ आया, एक मिनट, यहाँ से पानी बहता हुआ ऐसे आ रहा है। यहाँ सिंकहोल है, यानी सिंकहोल का मतलब गड्ढा है, रंध्र है, छिद्र है। यहाँ से पानी ऐसे अंदर की ओर चला गया। अब पानी अंदर की ओर बहने लगा, अंदर की चट्टानों को काटने लगा, तो एक गुफा का निर्माण हो गया। आप ये देखिए, ये क्या है, एक प्रकार से अगर इस पूरे को आप देखिए तो एक गुफा टाइप बन गया। इसी को हम लोग कंदरा बोलते हैं। अब इसमें स्टेलेक्टाइट और स्टेमेग्नाइट क्या है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, इसको देखिए, ये जो स्टेलैग्माइट है, ये देखिए ये उल्टा है, ऐसे लटका हुआ है। सॉरी, एक मिनट, ये जो लटका हुआ है ऐसे ऐसे, ये स्टेलैक्टाइट है, स्टेलैक्टाइट। और ये जो नीचे से बना हुआ है ये स्टेलैग्माइट है। अब इसको एक बार आप फिर से पढ़िए, तब समझ में आएगा। ये देखिए, उल्टा स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण होता है, इसे स्टेलाइट कहते हैं। स्टेलेक्टाइट बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, शब्द ही ऐसा है। स्टेलेक्टाइट ये उल्टा होता है, स्तंभनुमा। ये देखिए, स्टेलेक्टाइट उल्टा होता है, स्तंभनुमा होता है। और जो ये क्या है, स्टेलेग्माइट, जो स्टेलेग्माइट होता है वो भी स्तंभनुमा होता है, बस वो सीधा होता है। ये देखिए, तो दोनों के अंतर को समझ लीजिए। और ये जो पूरा हिस्सा है ये कंदरा या गुफा कहलाता है। कभी कभी स्टेलेक्टाइट
एवं स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं तब इसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। यानी कि ऊपर से जो आ रहा है उल्टा लटका है स्टेलेक्टाइट और नीचे से जो आ रहा है स्टेलेग्माइट, ये दोनों मिल जाते हैं तो ये कंदरा स्तंभ कहलाते हैं। यानी गुफा में एक स्तंभ बन गया। कंदरा का मतलब गुफा और स्तंभ का मतलब एक खंभा बन गया। भारत में देहरादून, दक्षिणी पश्चिमी बिहार के तो रोहतास पठार, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले जैसे कुटुमसर गुफा एवं चित्रकूट आदि में कंदराएँ मिलती हैं। अब एक हम्स होता है, इसको भी देख लेते हैं ये क्या होता है। कास्ट स्थलाकृतियों के पूर्ण विकास के बाद घुलनशील चट्टानों के ऊपर छोटे खड़ी ढाल वाले चूना पत्थर के अवशेष स्थलाकृति के रूप में दिखाई देते हैं। इन्हीं को हैशटैग पहाड़ी या कॉनिकल पहाड़ या होम्स कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब बहुत सारे चट्टानें गल जाती हैं और वो नीचे ढह जाती हैं तो कुछ पदार्थ जो हैं वो ढाल नुमा बन जाता है, उसी ढाल नुमा हिस्से को हम्स कहते हैं। मान लीजिए एक प्रकार से इसको मैं समझा देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए ज़मीन है और इसमें जो है नदी ऐसे आ रही है, फिर वो ऐसे ऐसे नीचे चली गई सिंक होल के द्वारा। तो ये जो ढाल नुमा हिस्सा हो गया, ये जो हिस्सा होगा ये देखिए ढाल नुमा हिस्सा है, इसी को हम्स बोलते हैं। देखिए ऊपर छोटे खड़े ढाल वाले चूना पत्थर के अवशेष स्थलाकृति के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। इन्हें हैशटैग पहाड़ी कहते हैं, कॉनिकल पहाड़, हम्स, ये सारी चीज़ें कहते हैं। टेरा रोसा क्या है इसको भी देख लेते हैं। जब किसी क्षेत्र में ज़मीन के अंदर पानी का रिसाव होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर पानी बहता है, तो वह मिट्टी के साथ कई तत्वों को नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। इससे मिट्टी में रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः लाल मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी की परत कहीं मोटी कहीं पतली होती है, तो इस प्रकार की मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को टेरा रोसा कहते हैं। तो इसमें चित्र बनाने की ज़रूरत ही नहीं, आप समझ गए होंगे। टेरा रोसा एक प्रकार की मृदा होती है। इस प्रकार की मृदा में चूना, लोहा एवं क्ले की प्रधानता होती है। यानी मान लीजिए कि कहीं पे जो है चूना पत्थर का क्षेत्र है और वहाँ रंध्रों के माध्यम से पानी अंदर घुस गया, तो अंदर जब घुस गया, अंदर बहने लगा, ज़मीन के अंदर पानी बहने लगा, तो वहाँ अंदर जो भी चट्टानें हैं, जो भी रासायनिक तत्व हैं, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और बहुत सारे उसमें तत्व जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो एक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा मिट्टी बनती है, वो मिट्टी लाल मिट्टी कहलाती है। और उसी मिट्टी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, वो जब मिट्टी जम जाती है तो ऊंचे नीचे पठारों का निर्माण करती है, मतलब छोटे छोटे पठार अंदर ही, उसे ही टेरा रोसा बोलते हैं। ऊंचे नीचे का मतलब कहीं मोटी है, कहीं ऐसे ज़्यादा निर्मित हो गया, कहीं पतली निर्मित है, कहीं फिर मोटी हो गई कहीं। तो ये हो गया कास्ट स्थलाकृतियाँ या भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब आगे हम लोग बात करेंगे हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। यानी कि हिमानी मतलब जो ग्लेशियर हैं उनके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।